अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे 25 जुलाई को होने वाले कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से। इन इंतखाबात को लेके हुकूमत समेत अपोजिशन जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तमाम की वहाँ पर कैंपेन जारी है। इस सिलसिले में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ के ऊपर भी अमल होता दिखाई हमें दिया माजी में, और अब भी कैंपेन का सिलसिला जारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज कश्मीर के अंदर एक जलसा किया। जलसे में एक अच्छी तादाद मौजूद थी वहाँ पर जो कश्मीरी हैं उनसे उन्होंने खिताब के दौरान हुकूमत को आड़े हाथों लिया। मरीम नवाज साहबा से कबल एक रोज़ कबल हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगा चुकी हैं कि ये रिगिंग और ये धांधली के ऊपर काम कर रहे हैं, और इस मरतबा अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन क्या रोल प्ले कर रहा है, कैंडिडेट्स कौन से कहाँ पर खड़े हो रहे हैं, किस पार्टी के कैंडिडेट्स पूरे नहीं हो पा रहे और किस पार्टी के कैंडिडेट्स में आपस में बहस व तकरार जारी है कि किसको टिकट दिया जाए या किसको ना दिया जाए। बहरहाल ये तकसीम तो हो चुकी है और लोगों के सामने आ जाने के बाद अब इंतखाबात के हवाले से अमल जो है वो भी जारी है। आज के प्रोग्राम में हम ये डिस्कस करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि सारी सूरत हाल है क्या और किस जानिब बढ़ रही है। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर रमेश कुमार साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। सर, आप लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मरीम नवाज साहबा ने एक मीडिया टॉक की कल, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी धांधली जो है वो हम देख रहे हैं कि हो रही है और इस दफ़ा हुई तो खैर नहीं होगी इस मरतबा। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इसको आप? देखें, सियासत जो है ना वो हो गई अदाकारी। सियासत जो एक इबादत थी, यहाँ पे तो कौल और फ़ैल में ही फ़र्क आ जाता है। मैंने थोड़ी सी क्लिप देखी मैडम मरीम नवाज़ की कि हम उनसे बात करेंगे जिसके खिलाफ़ हमने इतना बड़ा एहतजाज किया है, तो क्या ये हकीकत है? दूसरी चीज़ ये कि इलेक्ट्रो रिफॉर्म के हवाले से इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं, तीन मरतबा हुकूमतों में ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ रही हैं, हर वक्त ये इल्ज़ाम लगते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब की जो लास्ट स्पीच थी, मैं समझता हूँ उस स्पीच के बाद इनको ये टेबल पे आना चाहिए। ये माजी में भी एक तरफ से ये गलतियाँ हुई, अभी भी कर रहे हैं। हर 2002 से मैं हर इलेक्शन में लड़ रहा हूँ। हर इलेक्शन के अंदर हारने वाला जीतने वाले के खिलाफ यही कहता है कि धांधली करके जीता गया। आखिर कब तक ये चीज़ें चलेगी? कब तक हम अपने लोगों से खिलवाड़ करेंगे? कब तक हम जो है इसके लेकिन इससे डॉक्टर साहब ये देखें कि जो इलेक्शंस हुए उसके अंदर अपोजिशन पार्टी सबूत लेके अगर इलेक्शन कमीशन के पास गए तो वो मीडिया पर भी आए। तो अगर इस मरतबा उनके पास ऐसे कोई सबूत हैं जिसमें फॉर्म 22 का भी हमने पिछली दफ़ा जिक्र सुना, फिर और आरओज़ का हमने जिक्र सुना, ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस हैं जो अपोजिशन या अफेक्टेड पार्टीज़ लेके आ जाती हैं। सो क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है उनके पास फिर ऐसी कुछ चीज़ें? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि इलेक्शन कमीशन कोई बहुत 100% परफेक्ट है, मगर मैं ये ज़रूर आपको कह सकता हूँ कि 2002 की इलेक्शन से 2008 की इलेक्शन बेहतर थी, 2008 से 2013 बेहतर थी, और 2013 से 2018 बेहतर थी। जितने जो इश्यूज़ थे दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। और अब अगर 2022 इलेक्ट्रो रिफॉर्म आ जाए, 2021 इलेक्ट्रो रिफॉर्म आ जाए, तो 2023 में इलेक्शन हो या 2024 में इलेक्शन हो, जब भी इलेक्शन होगी आपको अच्छे तरीके से आपको माहौल मिलेगा। और ये इदारों को रिफॉर्म करना पार्लियामेंटेरियन का काम है। हमेशा डॉक्टर जो होता है ना, जब हाउस जॉब करता है, प्रैक्टिकल लाइफ से गुजरता है, तब उसकी अहमियत बढ़ती है। तो पार्लियामेंटेरियन जो इस इलेक्शन के प्रोसेस से गुजरते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस के साथ बैठे और इलेक्शन कमीशन के हवाले से 2018 के जो इश्यूज़ हैं, जो 2013 में थे वो 2018 में रेक्टिफाई हो गए थे, 2018 में जो है वो अब 2023-24 में नहीं हो, उसको रेक्टिफाई करें। बैठ के दुनिया का सिस्टम देखें कि दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर इलेक्शन रही, अमेरिका में रही, बहुत सारी दुनिया में इलेक्शन होती है, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, कोई किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाता। तो हम यहाँ पे ये क्यों कर रहे हैं? मगर हम इल्ज़ाम तराशी के ऊपर जाते जाएंगे तो ये मसले का हल नहीं है। पहले सबको पता है कि देखें, मैंने गिलगित की इलेक्शन रही या चाहे कश्मीर की इलेक्शन रही, वो दोनों एक ऐसे पार्ट हैं जो हमेशा फेडरल गवर्नमेंट के साथ जाते हैं। जिसकी भी फेडरल गवर्नमेंट होती है, जिसकी भी होती है, आपने हमेशा ये देखें, जब नून लीग की हुकूमत थी, नून लीग की जो है वो आज़ाद कश्मीर में बनी इलेक्शन, मगर जैसे पीपल्स क्यू की इलेक्शन आई तो उसकी बन गई, फिर जैसे पीपल्स पार्टी की आई तो पीपल्स पार्टी बन गई। ऑपोजिशन का कहना है खुसूसन नून लीग का कि हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग है, हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप है, तो ये जगह पे तो हम बड़े अरसे से हैं और हमारी हुकूमत है। ये लोग जो है अब उसके अंदर इंटरवीन कर रहे हैं, ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं, धांधली कर रहे हैं, ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट ऑपोजिट आ जाए और इनके फेवर में आ जाए। उनका तो कहना ये है कि स्ट्रॉन्ग फुटिंग है हमारी। पहली चीज़ तो ये हर बंदा,
हारने वाला देखो ना, वो क्या नाम है, पाक सरजमीन भी चली जाती है आज़ाद कश्मीर और गिलगित में एमक्यूएम भी चली जाती है कि हमारी बहुत ज़्यादा स्टार फुटिंग है। ये कहने की बातें हैं, वो पता चलता है इलेक्शन की रात। हर बंदे के पास जो जाता है आदमी, वोट जो है ना सीक्रेट होता है, उसको पता है कि मुल्क जो है वो किसके हाथों में सेफ है और कौन बोल्ड और ब्लंट लीडर है। मादर के साथ जो अभी गुज़श्ता कुछ दिनों के अंदर ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उसमें लार्जली पीटीआई को शिकस्त हुई है। देखें, वो अब यही तो मैं कह रहा हूं कि अगर शिकस्त हुई है तो इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन अच्छे तरीके से काम कर रही है। अगर शिकस्त हुई है, कराची में हुई या उधर पंजाब में हुई, तो आप फिर वहाँ पे अगर आपकी जीत हुई तो आपको इदारे सही नजर आए। ये तो जब आपको हार हुई, धांधली के बावजूद हमने इनको शिकस्त दे दी, इन्होंने पूरी कोशिश की थी, पूरा टेल लगाया था। आप जानते हैं कि वो डस्के वाला मामला कहाँ तक गया था सारा। देखें, अगर धांधली हो, अगर इंजीनियरिंग हो, तो हुकूमत के पास बहुत सारे वसाइल होते हैं जो हो सकते हैं, मगर आजकल मीडिया की आंख से कोई चीज़ दूर नहीं रह सकती। और आपने गिलगित में भी देखा, बहुत सारी बातें थी, बिलावल ने कहा मैं जीत रहा हूँ, मरियम ने कहा मैं जीत रहा हूँ, मगर जो चीज़ें थी वो आपके सामने रही। और वहाँ पे लोकल जो है लोग इतने जो है एहतजाज नहीं, एक दो के अलावा सब लोगों ने माना उस इलेक्शन को। और ये 2-4 दिन का रोना धोना होगा, फिर दोबारा मान लेंगे। गिलगित हो चाहे आज़ाद कश्मीर हो, वो हमेशा फेडरल गवर्नमेंट के साथ जाएंगे। रही बात बाई इलेक्शन की, हमेशा जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है उसका एज ज़रूर होता है, मगर वहाँ पे जो मारूसी सियासत जो चलती है, जैसे नौशीन जीती, उसकी एक और पोजीशन थी जिसकी वजह से जीती। पीपुल्स पार्टी अगर यहाँ से जीती तो इस वजह से कि पीटीआई की तरफ से फैसल वाडा को वो रोल नहीं रहा। एमक्यूएम को पहले आजमाया हुआ था, कादिर पटेल ने उसने अपना जो बंदोक खेलाया। क्या हुआ सर? मैं कह रहा हूँ ना, फैसल वाडा ने वो रोल अपना नहीं इख्तियार किया, एमक्यूएम ने भी मायूस किया। इसकी वजह से उन्होंने दोबारा पीपल्स पार्टी के मंदो खेल को दिया, जीत गई। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो इलेक्शन है कश्मीर का, इसके ऊपर आप जानते हैं कि ज़ाब्ता अखलाक है जिसके ऊपर सबको अमल करना होता है, और हर मरतबा ही इलेक्शन कमीशन को इतराज़ होता है कि खुसूसन हुकूमती जो लोग हैं जिन पर ज़िम्मेदारी ज़्यादा आयद होती है वो इसके ऊपर किसी भी किस्म का ख्याल नहीं रखते। वज़ीर-ए-आज़म साहब ऐलान कर चुके हैं कि उन्होंने खिताब करना है और उसके ऊपर पूरी एक शॉर्ट टाइम में कैंपेन बनाई गई है। अब क्या मुमकिनात हैं कि कोई ऐलान या कोई ऐसी लालच या ऐसी कोई ग्रांट या ऐसी कोई फेवर या ऐसी कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वादे वईद नहीं किए जाते, क्योंकि लोग तो इसको तसव्वुर ये करेंगे कि इन्फ्लुएंस किया जा रहा है बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, और इलेक्शन कमीशन भी इसके ऊपर यकीनी तौर पे एक्टिव होगा, अपोजिशन भी इसको नॉमिनेट करेगी इस सारी चीज़ को। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इस चीज़ को आप? मुझे ये बताएं, इनको प्राइम मिनिस्टर के जाने से इतना ही खदशा है? ये तो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर आज जाने वाला है। अब ये आज हुकूमत गई, कल हुकूमत गई, तो फिर प्राइम मिनिस्टर वायदा करेगा तो पूरा कैसे होगा अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा? बातें ये नहीं करें। प्राइम मिनिस्टर का सिर्फ एक ही मौक़िफ़ है कि कश्मीर का मैं कभी सौदा नहीं करूंगा। जब तक आर्टिकल 35, 370 जो है जब तक वापस नहीं होता, जब तक ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर नहीं आता, तब तक किसी किस्म की जो है वो कंसेशन नहीं की जाएगी, किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी। ठीक है। अच्छा ये बताएं आप डॉक्टर साहब कि अब आप लोगों की बीइंग पार्ट ऑफ पीटीआई क्या तैयारी है पार्टी की कश्मीर के इंतखाबात को लेकर? अब मैदान आप जानते हैं सजने वाला है अनकरीबी। कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं आप लोग और कितने खदशात हैं आप लोगों के? देखिए, मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में जैसे गिलगित की जो पोजीशन नज़र आ रही थी, और ऐसी पोजीशन मुझे आज़ाद कश्मीर के अंदर ही नज़र आ रही है। और आज़ाद कश्मीर के अंदर आज़ाद कश्मीर के लोग बहुत समझदार लोग हैं। मैं गया हूँ वहाँ पे, नीलम वैली तक मैं गया हूँ, बॉर्डर तक गया हूँ, और मैंने पूरा देखा है, लोगों से मिला जुला हूँ। और लोग वैसे ही खान साहब से मोहब्बत करते हैं, खान साहब की ईमानदारी से मोहब्बत करते हैं। और इस वक्त मुल्क जिस रिफ्त में जा रहा है, मैं आपको बताऊं, एज़ पर माई नॉलेज, एज़ पर एस्ट्रोलॉजी, 2024 तक खान साहब को कोई ख़तरा नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है। 2024 फिर 2023 की दोबारा इलेक्शन होके जीत के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, या एक साल एक्सटेंशन होती है। ये आपकी कैलकुलेशन, आपका ख्याल है, या जो आप एस्ट्रोलॉजी का रेफरेंस दे रहे हैं वो है? मैंने 2 वैदिक को जानने वाले एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं जिसे मैं हमेशा पूछता रहता हूँ, और आज मैंने उसके ऊपर आर्टिकल लिखा है। कल वो आर्टिकल मेरा जंग में आएगा, कल जंग में आएगा और परसों दी न्यूज़ में आएगा। और मैंने उस जो एस्ट्रोलॉजिस्ट से मैंने पूछा है, उन्होंने मुझे बताया, और वो मेरे बहुत आजमाए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि 2024 तक खान साहब प्राइम मिनिस्टर रहेगा। अच्छा 2024 इसमें
2024 तक खान साहब को कोई गुटका नहीं है, खान साहब 2023 मजबूत तक तो उनका होता है, 2024 तक कैसे रहेंगे सर? बस या तो 1 साल की एक्सटेंशन हो जाएगी 2023 में, या 2023 की इलेक्शन जीत कराएंगे। अब क्या होता है वो तो वक्त बताएगा, मगर क्या है सर, मैं समझ नहीं पा रहा, मतलब यहाँ ये कोई कंफ्यूजन है। 2023 में तो देखे ना उनकी खत्म हो रही है गवर्नमेंट, 2023 में इलेक्शन हुई तो भी खान साहब जीत के दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। 1 साल के लिए नहीं, तो आपके 2024 तक रहेंगे प्राइम मिनिस्टर, 2024 तक मजबूत प्राइम मिनिस्टर है, मजबूत। उसके बाद फिर कोई हल्के पड़ने लग जाएंगे। देखिए उसके बाद क्या है, उन्होंने एक एस्ट्रोलॉजी की जो होती है लिमिट 3 साल की वो करते हैं, उन्होंने 3 साल का मुझे ये बताया कि 2024 तक खान साहब प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में कुछ पता किया सर आपने कि नहीं, ये बताएं। मैंने नहीं पूछा सर, कीजिएगा, मैंने नहीं पूछा, और मैं समझता हूँ कि वो मजबूत वो रहेंगे, जब तक खान साहब है वो रहेंगे। यानी वो भी 2024 तक रहेंगे सीएम? अब नहीं, वो मैं अभी नहीं कह सकता, मैंने पूछा नहीं है। वैसे खान साहब जब तक हैं तब तक उसको रहेंगे। ठीक है, अच्छा सर आगे बढ़ते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज जलसा किया कश्मीर के अंदर, आपने देखा, और बड़ा धुआंधार किस्म का किया, और काफ़ी क्राउड उन्होंने पुल किया, हमने देखा, टीवी ने उसकी कवरेज की, लेकिन उन्होंने काफ़ी आड़े हाथों लिया वज़ीर आज़म को। वो कहते हैं कि पहले ये तड़ियाँ करा रहे थे, अब ये परेशान है, डरे हुए हैं हमारी जीत से, और हम इस दफ़ा इनको हिलने भी नहीं देंगे, और जो ये करना चाहते हैं ये कर लीजिए, ये सिलेक्टेड खुद हैं और ये समझते हैं कि हम आगे भी चीज़ें सिलेक्ट करके करवा लेंगे, ये निज़ाम अब नहीं चलेगा। बड़ी सख्ती से उन्होंने इसका क्या कहना चाहिए, इस सारे चीज़ का जिक्र किया है। तो अब आप लोग पीपल्स पार्टी से कितने खाइफ हैं, कितने परेशान हैं, कितने नाराज़ हैं, और किस तरह बीट करेंगे उनको? मैं उसका जवाब आपको ये दूंगा कि आप ज़्यादा पीछे नहीं जाएं, थोड़ा सा पीछे जाएं गिलगित में। इससे ज़्यादा जज्बाती तकरीर थी, इससे ज़्यादा लोगों को जो है वो इन्होंने दिखाया था कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, मगर कराची की सूरत हाल, सिंध की सूरत हाल देख के अवाम जो है वो कोई नहीं देगा, और यही तकरीरें थी मगर रिज़ल्ट आपके सामने थी। इधर भी ऐसी तकरीरें हैं, रिज़ल्ट आपके सामने होगी इलेक्शन वाली रात। तो इसके ऊपर मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी का कोई इस वक्त कोई फ्यूचर है। आखिरी सवाल सर ये आपसे कि ज़ाहिर है बहुत असर होता है मौजूदा गवर्नेंस का इंतखाबात पे, वो ज़िमनी हो या जिस तरह ये गिलगित बल्तिस्तान के हो या कश्मीर के हों। आपको लगता है कि आप लोगों की गवर्नेंस इतनी अच्छी है कि लोग उससे इम्प्रेस होकर, मुतासिर होकर आपको अगली मरतबा भी मुंतखब करेंगे? आर यू सेटिस्फाइड? देखिए मैं आपको बताऊं, नरेंद्र मोदी कैसे अपने इंडिया के अंदर आज भी जो है वो बहुत बड़ा पॉपुलर लीडर है। उसकी 2 वजूहत हैं। एक ये कि उसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को अपने पाँव के, अपना इंडिया की इकोनॉमी को अपने पाँव पे रख दिया। दूसरा ये कि वो गरीब जो लोग हैं उनका उसको एहसास है। कश्मीर का अगर इशू नहीं करता, लोगों की बद्दुआएं नहीं लेता, तो मैं समझता हूँ मोदी का फ्यूचर बहुत ब्राइट था। मगर जब बद्दुआएं आती हैं तो अच्छे काम को भी जो है ना वो बद्दुआएं लपेट कर लेके जाती है, जिसकी वजह से उसके लिए जो है वो सेहत के हवाले से उसके लिए खतरात बढ़ रहे हैं, जो एस्ट्रोलॉजी बताती है। लेकिन सर मगर आप सैम खान साहब को देखें, इंडिकेटर्स को अच्छा नहीं लिखते, ना रिपोर्ट करते हैं। जो मैंने पढ़ा आज से पहले, मनमोहन सिंह के हवाले से ज़रूर कहा जाता है कि जिन्होंने बड़ा काम किया इंडिया की इकॉनमी को स्टेबलाइज करने में। देखिए वो अगर उस टॉपिक के ऊपर जाएंगे, ऐसी नहीं है। मनमोहन सिंह एक बहुत बड़ा फाइनेंस का बहुत बड़ा समझदार था, चलें ठीक है, मगर वहाँ पे न, मगर यहाँ पे सेम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिस तरीके से बिजनेस कम्युनिटी को, बिजनेस को और इन्वेस्टर्स को, ओवरसीज़ पाकिस्तानी को जिस तरीके से अट्रैक्ट किया है, नंबर 1 पॉलिसी। नंबर 2 ये मीडियम क्लास लोगों ने थोड़ा बहुत सफ़र किया है, मगर लोअर क्लास जो लोग हैं वो जो हैं वो आप देखें कि एहसास प्रोग्राम उनकी तरफ से हो। अभी वो राशन कार्ड जैसे इंडिया में चलता है, अभी वो उनके लिए फुल सब्सिडी के साथ जो चीज़ें आ रही हैं, उनकी जिस तरीके से डेटा एहसास प्रोग्राम में इकट्ठी हो रही है, बहुत बड़ी चेंज नज़र आ रही है मुझे। ठीक है, लेकिन आम शख्स का मसला तो वही है सर, वो सब्जी तरकारी लेने जाता है, पेट्रोल, अंडे, चीनी, दूध, दही, इन्फ्लेशन है, कीमत वहीं पे इन्फ्लेशन है, मगर इन्फ्लेशन भी आपको जल्द जो है वो कंट्रोल में नज़र आएगी। और मैं समझता हूँ ये जो अभी स्पेकुलेशन अफ़गानिस्तान की वजह से जो चल रही है, ये आपको जल्द आपको हल होते हुए नज़र आएंगी। मैं समझता हूँ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बरादराना जो तलकात हैं वो बहुत बेहतर होंगे, इवन अफगानिस्तान और इंडिया के खराब। ठीक है, जाते जाते बिल्कुल एक और सवाल मेरे ज़हन में भी आ गया। वज़ीर आज़म साहब ने भी रिसेंटली अनाउंस किया है कि मैं प्रोटोकॉल नहीं लूँगा जो मैं ज़ाती टूर्स करूँगा या कहीं जाऊँगा, और साथ ही साथ उन्होंने बाकी वज़रा CMs के ऊपर भी चेक रखा है, और ये वही ऐलान है जो एग्जैक्टली उन्होंने पावर में आते भी किया।
तब से लेकर अब तक जो उन्होंने लॉस किया, एक तो उसका जवाब बताइए कि उन्होंने ये इस्तेमाल किया या उनके वज़रान ने इस्तेमाल किया, उसका ज़िम्मेदार कौन है? और दूसरा ये कि ये पहले एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो ये दूसरी मरतबा एग्जीक्यूट कैसे होगा? और तीसरा ये कि क्या यही रह गया है गवर्नमेंट के लिए करने के लिए, इंस्टेड ऑफ डिलीवरिंग द राइट थिंग ऑन राइट टाइम? देखिए, मैं समझता हूँ कि पहले हर वक्त प्रायोरिटीज़ थी। पहले प्रायोरिटीज़ और थी, उन प्रायोरिटीज़ को अब काफ़ी कंट्रोल किया गया है, जिसमें मेन जो इकोनॉमी थी, फॉरेन पॉलिसी थी, उधर बहुत ज़्यादा फोकस था। अब इंटरनल इश्यूज़ के ऊपर है। इंटरनल इश्यूज़ में आप देखें, IMF को जवाब दे दिया कि मैं अपने लोगों के ऊपर और महंगाई नहीं करूँगा। ऐसे बोल्ड डिसीजन लेना, ओवरसीज़ के हवाले से बातें करना, ये था। और तीसरा जो आप जो बात कर रहे हैं प्रोटोकॉल की, ये प्राइम मिनिस्टर का पहला मैनिफेस्टो था और उस मैनिफेस्टो के ऊपर काफ़ी अमल हुआ है। मगर अब जब कुछ शिकायतें आई, कुछ उन्होंने वीडियो देखी है, जिसकी वजह से उन्होंने एक वार्न किया है कि अगर ये चीज़ें मुझे नज़र आई तो मैं फिर उन चीज़ों के ऊपर एक्शन लूँगा। चलें, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर रमेश कुमार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राउंड हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं चौधरी मंजूर अहमद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। वेलकम टू द शो चौधरी साहब। सर, ये बताइएगा, आज़ाद कश्मीर के जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी तैयारी कैसी है, फिर उसके बाद जो बिलावल साहब ने आज तकरीर की उसकी थोड़ी सी डिटेल में जाना चाहूँगा मैं। सबसे पहले तैयारियों का अपनी बताइएगा और कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं आप जीत के हवाले से? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जिसने सबसे पहले तमाम फैसले किए, टिकट्स का फैसला किया। फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहली पार्टी है जिसने वहाँ पे कैंपेन का आगाज किया। तो अगर हमारी तैयारी है तो हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, बिल्कुल मुकम्मल तैयारी। ठीक है, और कितने सर ऑप्टिमिस्टिक हैं आपके जीत आपकी होगी? अगर इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो गए तो इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी, चूंकि यहाँ पे इस वक्त नून लीग की हुकूमत थी और उसके लोग खिलाफ हैं और पीटीआई तो बिल्कुल वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब किस तरह से ये कहे, पीटीआई के पास तो अपने हुकूमती उम्मीदवार ही पूरे नहीं है। वो पीटीआई कुछ आजाद उम्मीदवार, कुछ एमसी को किसी जगह पे सपोर्ट कर रहे हैं, किसी जगह पे मौलाना का, और पीटीआई का इत्तेहाद है। तो हमने तो किसी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं बनाया। अच्छा सर, अब मामला ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो इसलिए कि नून लीग वाले कहते हैं क्योंकि हम यहाँ पर हैं, हमारी रूट्स बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं और हमने तो श्योर शॉट जीतना है, लेकिन अगर ये हुकूमत धांधली ना करे तो, और अगर धांधली हुई तो हम इनको नहीं छोड़ेंगे। आप लोग अपनी जगह जिस तरह आपने कहा डिटर्मिन्ड है। गवर्नमेंट से अभी थोड़ी देर पहले हमारे उनके नुमाइंदे से एक बात हो रही थी, वो कहते हैं वज़ीर साहब कि ये मुमकिन ही नहीं है कि हम हार जाएँ। तीनों जानिब एक ही चीज़ है और तीनों जानिब इस बात में कोई डाउट नहीं है कि जब रिजल्ट आना है तो धांधली का एलिगेशन सामने आ जाना है। ये बताइए कि इस एलिगेशन से सर हम किस तरह जान छुड़ा सकते हैं? आपकी माशाल्लाह बड़ी सियासत होगी और आपने बहुत सारे इलेक्शंस देखे हैं। व्हाई इट हैपेंस एवरी टाइम चॉइस साहब? लेकिन हम नून लीग के तो बंदे अभी भी टूट के जा रहे हैं पीटीआई के अंदर, हमारे बंदे नहीं टूटे। हमारे बंदे अपनी जगह पे इंटैक्ट है सारे के सारे। तो इसका मतलब क्या हुआ? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो स्ट्रॉन्ग फुटिंग है वो मौजूद है और ये तो बंदों पे निसार करते हैं ना, हम तो बंदों पे निसार नहीं करती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो ये जो बंदों पे निसार करते हैं उसकी वजह से ये सारी सूरत हाल जो है ये पैदा हुई। और उससे आप अंदाजा कर सकते हैं, अगर इलेक्शन वाले दिन जब वो टिकट अनाउंस हो रहे हों तो सिटिंग वज़रा छोड़ के जा रहे हों, यही कैफियत इनकी वहाँ पे हुई थी जीबी के अंदर। तो जीबी के अंदर भी सारी जो वहाँ की लोकल थी, वहाँ पे तमाम जो जितने भी तजजिए थे वो कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत रही। आप अंदाजा करें हल्का 2 जो जीबी के था, वहाँ पे जितने टोटल पोस्टल बैलेट जारी हुए उनसे ज्यादा निकल आए और वो 50 वोट से उन्होंने कहा कि हम जीत गए। अगर इस किस्म के इलेक्शन करवाने तो फिर रहेंगे। ठीक है। अच्छा, वैसे सर आज बिलावल साहब ने बड़ी धुआंधार किस्म के जो है वो खिताब किया जलसे से, लोग वहाँ पे काफ़ी मौजूद थे, हमने देखा विजुअल सबने कट किया। अब सवाल ये है कि आज भी उन्होंने आड़े हाथों लिया वज़ीर आज़म को, उन्होंने कहा जी सिलेक्टेड हैं और उन्होंने कहा कि इनकॉम्पिटेंट हैं, इनको गवर्नेंस नहीं आती। सवाल ये है कि आपका फॉलोअर, आपका वोटर और आपसे ऐसा अनगार्डेड वोटर जो आपकी बात सुनता है और आप माइल होता है कि नहीं जी ये बात कोई ठीक कर रहे हैं, हुकूमत की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, उसके लिए सर क्या जवाब है? वो ये जानना चाहता है कि आज भी कहा गया कि हम करेंगे, पहले भी कहा गया कि हम करेंगे, ये कब होगा? आप भी हुकूमत कर रहे हैं, वो भी हुकूमत कर रहे हैं, पॉलिटिक्स भी चल रही है और हुकूमत भी चल रही है। लोगों को छुटकारा दिलाने का वादा किया था आपने इस गवर्नमेंट से, उसका क्या बना?
नहीं, हमने तो देखे ना, उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही पीडीएम बनाई थी। उसके लिए हमने उसको तो शराजा बिखर गया ना सर। लोगों को नहीं, मेरी गुजारिश सुन लेना, मैं ये नहीं कह रहा कि शराजा बिखरा है कि नहीं बिखरा। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने जो सवाल किया है उसका मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो हमने कोशिश की थी ना बनाने की। अगर हम उस वक्त तो ट्विटर खामोश थे, मरियम नवाज का ट्विटर खामोश था, मरियम नवाज की जो थी वो बिल्कुल कोई स्टेटमेंट नहीं थी, मियाँ साहब बाहर चले गए मुआहदा करके। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सारी अटेम्प्ट की। तो हमने तो आज भी कहा कि हम तैयार हैं। हमने तो इस बजट के अंदर भी अपने मेंबरान उनके हवाले किए थे, लेकिन उनके मेंबरान अगर नहीं आए तो उसमें पीपल्स पार्टी का क्या गुनाह। एक बात। दूसरी बात यह है कि हम अपने तौर पर अब कोशिश करेंगे। वो अपने तौर पर एक जो मुस्लिम लीग नून का पीडीएम तो नहीं है, वो मुस्लिम लीग नून का जो हुकूमती इत्तेहाद था जब वो हुकूमत में थे, तो वो अब मौजूद है। तो उसमें अब देखेंगे हम कि किस तरह से चीजें हमने आगे बढ़ानी। अपोजिशन तो वैसे ये कहा गया था कि हम आईनी तौर पे फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर चैलेंज देंगे और गवर्नमेंट को मजबूर करेंगे कि वो घर जाए। उस हवाले से कोई बताएंगे कौन से सर कॉन्क्रीट स्टेप्स ऐसे लिए गए हैं? हम अकेले तो नहीं कर सकते। जो लीड पार्टी अगर वो समझे, मरियम नवाज कहे कि हम इसके 5 साल पूरे करवाएंगे, तो फिर हम अच्छा, वैसे ऐसी चॉइस एक बहस चल रही है कि नून लीग चाहती है कि गवर्नमेंट टेन्योर पूरा करे। ये आपके ख्याल से दुरुस्त है ये ख्याल, या ये बस ऐसा ही है ख्याल? इसका मतलब ये हुआ कि वो सहूलतकार हुए इस हुकूमत। तो क्यों होंगे सर? उनको क्या फायदा? उनका तो नैरेटिव इस पे बिल्ड था। वो जो लोग, मेरा ख्याल है उनकी जो पॉलिसी या हिकमत अमली है वो वेट कर रहे हैं। लास्ट सवाल सर, लास्ट सवाल, लास्ट मिनट में मैं आप चूंकि सीनियर बंदे हैं, पॉलिटिक्स को आप समझते हैं, मैं इसीलिए आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि नून लीग का आप फ्यूचर क्या देखते हैं स्पेसिफिकली मियां नवाज शरीफ साहब का? देखिए, ये आने वाले दिनों में उन पे केसेस जो हैं वो तो बड़े सीरियस केसेस हैं, सारे पूरी फैमिली पे। तो ये एक हवाले से वो है कि अगर उनके खिलाफ केसेस के फैसले हो जाते हैं सारे, तो नून लीग तो आपको पता है क्या हुआ था 2002 के अंदर क्या हुआ था। नहीं, वो चाहते हैं कि उनके लिए फेवरेबल या साजगार माहौल हो जाए। जब माहौल बने तब मियाँ साहब वापस आए या उनके केसेस के फैसले, तब तक वो बाहर रहें और यहाँ पे वो इस हुकूमत को, इस सेटअप को ना छेड़े ताकि चलता रहे, मजीद एक्सपोज हो जाए। एक्सपोज हो या ना हो, आवाम तो देखें ना, आज आवाम को 35 से 70 रुपए आटा, चीनी, घी, इस बजट के अंदर तीनों चीजें महंगी हुई। बिजली के बिल के इजाफा हुआ है, पेट्रोल की कीमत में। अवाम तो आज इस अजाब से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, लेकिन फिर अवाम ये भी सोचेंगे कि ये हुकूमत तो है ही, लेकिन इस हुकूमत को जो रख रहे हैं, जो इसके बने हुए हैं, सहूलतकार बने हुए, वो भी उतने ही जिम्मेदार। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद रहे चौधरी मंजूर अहमद साहब। आपके प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का ब्रेक जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं शेख रोहेल असगर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। वेलकम टू द शो सर। बड़ा मैदान सजने जा रहा है और कश्मीर के इंतखाबात होने जा रहे हैं। आपकी पार्टी समेत, पीपल्स पार्टी समेत हुकूमती कैंपेन्स का सिलसिला जारी है। आज भी जिक्र हुआ, कल भी जिक्र हुआ। कौन सी सर ऐसी धांधली है जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है आपको जो होने जा रही है? क्योंकि इसके ऊपर 12 दफ़ा आपकी पार्टी के लोग आके पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जी ये गवर्नमेंट धांधली प्लान किए हुए, और अगर हुई तो नहीं छोड़ेंगे। एनी इन्फॉर्मेशन सर? इसमें धांधली इस दफा बड़ी क्रूर सी धांधली हुई है, मतलब बड़ी मतलब रफ सी। ये जो टस्की का अपना हुआ था, या और जो एक दो हुए बाई इलेक्शन हुए, उससे पता चला। तो अब तो मेरे ख्याल में ये, अब कोई अगर शख्स ये कहे कि धांधली कैसे होगी और कौन सा तरीका होगा, मेरे ख्याल में उसमें तो 50 तरीके अब तक आजमाए जा चुके हैं। आपको पता ही, पूछे जाए तो आप समझते हैं। नहीं, वो बहुत दफ़ा होता है ना कि सर इन्फॉर्मेशन कोई आ जाती है कि जी जिस तरह फॉर्म 22 था उसका पिछले दफा मसला पड़ गया, वो तो खैर ड्यूरिंग आफ्टर द इलेक्शन। मैं आपको गुजारिश करूं, कोई इनिशियल इन्फॉर्मेशन हो आपके पास? पहले तो ऐसा नहीं पता चलता, लेकिन आप माजी से देख के, आप जो साबका दौर में हुआ हो उसको देख के आप बहुत अच्छी तरह अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या किया जा सकता है। अब आप ये देखें कि अब तो, पहले तो ये होता था कि फार फ्लंग एरिया में, यानी कि जिसमें वो आप ये कह लीजिए रूरल एरिया में होता था, क्योंकि वो
वो थे अपना, आपके पोलिंग स्टेशन बड़े दूर दूर होते हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन आते आते टाइम लग जाता है, जो नताइज है उसको इकट्ठा करने में वक्त लग जाता था, तो वो अपनी मर्जी के नताइज फिर वहाँ से मरतब कर लिए जाते थे। फॉर्म 14 लिया जाता था, फिर बहुत सारी चीज़ें थी। ये अभी RTS बैठ गया, अब एक नई अब आ रही चीज़, अभी है रोज का तो नहीं सामना हुआ, लेकिन कहते हैं जी वो अगले इलेक्शन उसको भी कर देंगे, पेश कर देंगे। तो इसलिए मेरा अपना ख्याल है कि जहाँ पे बिल्कुल नलायकों के हाथ में होती है ना जो धांधली, वो तो पकड़ी जाती है, फौरन सामने नजर आ जाती है कि ये नलायक हैं, इनको किसी किस्म का शौक नहीं है और धांधली किया, पकड़ा गया। और जो अक्लमंदों के हाथ में वो नहीं पकड़ी जाती, जो वो तो फिर पता चलता जी पूरे 5 साल उस पर आप ढूंढते रहते हैं, खोज लगाते रहते हैं, जब तक आप खोज लगा के उसको बाहर लाते हैं और नया इलेक्शन आ जाता है, फिर नई कोई सिस्टम अडॉप्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में 2 चीजें बड़ी जरा ज़हन में रखें आप, कि जो यहाँ की नलायकी है पाकिस्तान की, वो आज़ाद कश्मीर को वहाँ से वो 6000 किलोमीटर दूर नहीं है। मतलब आप अगर थोड़ा सा जी आगे चले जाए, थोड़ा सा आगे चले जाए, आज़ाद कश्मीर शुरू हो जाता है, मंगला से आप आगे चले जाए आज़ाद कश्मीर शुरू हो जाता है, इधर से आप मेरे ख्याल में शायद तैयारी है या कोई है जो जहाँ से वो के बाद आज़ाद कश्मीर शुरू हो जाता है। तो जो यहाँ का हालात है वो उसकी रिफ्लेक्शन तो आज़ाद कश्मीर में जाती होगी, यहाँ की बातें भी जाती होंगी, वो लोग सुनते भी होंगे और सारा कुछ देखते होंगे। कौन सा ऐसा शुभ है जिसमें बड़ी तलवार चला ली है, जिसमें वो ये कहे। हाँ, एक बात जरूर होती है कि आज़ाद कश्मीर के लोगों का ख्याल ये होता है कि जो वफाक में हुकूमत होगी वो दिल खोल के आपकी डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे आपको पैसे देगी, फंड देगी और उससे आपका। तो जब पाकिस्तान में उसने कुछ नहीं किया तो वो आज़ाद कश्मीर में कैसे रहेगा? अच्छा, मैं इसकी डिटेल में जाना चाहता हूँ सर। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग यानी आप लोगों की वहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग है, या ख्याल किया जाता है कि जी आप लोग गवर्नमेंट फॉर्मेशन के अंदर जो है वहाँ पे बड़े तगड़े रहे हैं एज़ कम्पेयर टू दी अदर गवर्नमेंट्स। अब मौजूदा फेडरल में आप जानते हैं PTI बैठी है, तो PTI बड़ी ऑप्टिमिस्टिक है। अभी थोड़ी देर पहले उनके नुमाइंदे से हमारी एक बात रिप्रेजेंटेटिव से उनका कहना ये था कि बाय ऑल मीन्स, बाय एनी मीन्स हम इस हद तक इस पे पुरुमीद हैं कि हमारी लीड के साथ फतह होगी। तो गवर्नमेंट के इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने में, और ये भी के साथ तिजोरी भी खुली हुई है सर, उन्होंने ज़ाहिर है उनको पैसे देने, बाद में मामला चलाने, वो आप लोगों को क्यों मुंतखब करेंगे? फिर लोग बुओंगे, बुरे हालात होंगे, पार्टी का नाम ख़राब होगा। अच्छा साहब, आज़ाद कश्मीर के लोग बहुत ज़्यादा यूं कह लीजिए कि अनापसंद है वो लोग, और बड़े फाइटर है वो लोग। आप देखिए ना 73 साल से वही आज़ाद कश्मीर के लोग हैं ना, कोई बाहर से तो नहीं आए हुए, वही अनाते लड़ रहे हैं और उन्हीं के खून है ना वहाँ पे। आज़ाद कश्मीर में वही लोग है ना, उनके अजीज़ो कारब भी है ना, वही खून उनकी रगों में दौड़ रहा है, वही खून उनकी रगों में दौड़ रहा है। मुझे जो खदशा है ना वो ये है साहब कि कहीं खुदा ना खास्ता आप ऐसा ब्लंडर मारें तो कहीं लोग बाहर न खड़े हो जाएंगे। आप बस ये जरा देर में रखें। लेकिन ना जैसे गिलगित बल्तिस्तान में हुआ, आपने वहाँ पे तोड़ फोड़ करके अपना सारा कुछ कर दिया, तो मतलब उसमें भी लोग काफी लोग बाहर आ गए, नफरत की हद हो गई। तो फिर नफरत किसके साथ होगी? नफरत तो फिर हुकूमत के साथ ही होगी ना। हुकूमत किसकी है? पाकिस्तान की। पाकिस्तान की नफरत, ये मेरी चीज, मुझे ये चीज जो है ना, मेरे ये कंसर्न है। मुझे ये इससे कुछ लेना देना नहीं। हाँ, एक जो चीज है वो मेरे लिए जरा तकलीफ का बायस है, जो 2 बड़ी सियासी जमातें अपने अपने हम साथ भूल के वो इस नालायक हुकूमत से जान छुड़ाना चाहती थी, वो आमने सामने आ गई। बस ये मुझे जरा तकलीफ है, मेरी ये कंसर्न है अपना, जिसको मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर बड़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है, बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं, बड़ा धुआंधार किस्म का जलसा तकरीर आज बिलावल साहब ने भी की वहाँ पे। क्या कहेंगे? आपके तो पहले हलीफ थे, अब शायद हरीफ हो गए हैं कि नहीं हुए? मैं इस बारे में यही मैं आपसे अर्ज कर रहा था, मुझे इस बात पर दुख है कि ये नहीं होना चाहिए। ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। पहले देखें, मैं आपको गुजारिश करूँ, हमारे सामने बड़ा गोल होना चाहिए। पहले हमने करना क्या है। अब देखिए पाकिस्तान का इस वक्त जो हाल है, जो आपने हालात पैदा कर दी है। देखिए, मुझे कोई अगले दिन कोई ये चीज पूछता था, वो तकरीर जो माया नाज अपने ख्यालात का इजहार किया था पार्लियामेंट के फोरम पे, हजूर किबला मोहतरम हजरत अल्लामा इमरान साहब
दामो बरकातो आलिया ने, तो उससे मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये तकरीरें तो होती है फड़े पे करने वाली। ये मुल्क का वज़ीर आज़म की बातें कर रहे हैं यार। मतलब IMF कौन रूल करता है, IMF को कौन गवर्न करता है, वर्ल्ड बैंक को कौन गवर्न करता है? तो यहाँ आपके सारे मामला तो आपके पकड़े हुए, वहाँ पे फाइलें तो आपके उनके हाथों में, और आप क्या बेवकूफ़ों वाली बातें करते हैं। कम से कम पहले अपने आप को इकोनॉमिकली आप अपने आप को मजबूत कर लीजिए, उसके बाद जो मर्जी फैसले कीजिए आप चाहे जिसके साथ जाना चाहते हैं चले जाएं, जिसको साथ लाना चाहते थे। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या चाइना के लोग, चाइना की गवर्नमेंट क्या वो अकल और शऊर नहीं रखती? 3 साल आपने लव एंड अफेक्शन में अमेरिका के आपने उन लोगों को मुंह नहीं लगाना पसंद किया, क्या आप लोग इतबार कर लेंगे? हाँ, डिप्लोमेटिक है उनका, चूंकि एक इन्वेस्टमेंट है ऑलरेडी यहाँ पे हुई, उसको सामने रखते हुए शायद वो आपका इतबार इतना कर लेंगे कि वो अपने इंटरेस्ट को सामने रखेंगे। लेकिन आप ये कहें कि नहीं, आप ये कह रहे हैं डिलिबरेटली पाकिस्तान ने नहीं किया उनके साथ स्ट्रेंथन, आउटराइटली कि आपके साथ चलेंगे, कभी भी नहीं मुमकिन, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनको ये पता है कि आप सिर्फ और सिर्फ टेलीफोन ना सुनने की बिना पर एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। जिस दिन आपका टेलीफोन सुन लिया, जिस दिन आपको टेलीफोन कर लिया, आप झाग की तरह बैठ जाएंगे, और उसके बाद उनका फिर वही सरमाया जो होगा, जो उनका जो उनकी इन्वेस्टमेंट होगी, वो फिर दीवार के साथ लग जाएगी। आपकी अपनी क्या टेक है सर इस हवाले से? ये फैसला दुरुस्त था या गलत था, या इसमें चेंज हो जाएगी आगे? आपसे ये कहा है कि आप अपने आप को पहले मुआशी तौर पर मजबूत करें। जब आप मुआशी तौर पर मजबूत करते हैं, सर वो ज़ाहिर है ओवर अ मंथ, ओवर अ डे तो नहीं हो जाएगा ना, उसमें एक टाइम लगेगा। अब वो तो फौरन मांग रहे हैं ना, ये बात करनी चाहिए ना। मैं ये तो बात कर रहा हूँ ना। फर्ज कीजिए IMF आपके हाथ खींच लेता है, आपने अमेरिका को आंखें दिखा दी। IMF कौन कर रहा है, कौन डिक्टेट कर रहा है IMF को? ठीक है, वर्ल्ड बैंक को कौन डिक्टेट कर रहा है? आपके पास इतने पैसे नहीं कि आप अपनी चाइना पे हमने अनाथ की है, कनात की भी, हम कह रहे हैं कि चाइना हमारा जो है वो ख्याल रखेगा। मैं वही तो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, चाइना को ये नहीं पता 3 साल में आपने क्या किया उनके साथ। लेकिन चाइना का तो सर ओवरऑल मुल्क से ताल्लुक है ना, पार्टी से थोड़ी ताल्लुक है। वो तो कहते हैं कि यार रिलेशन तो ठीक होना चाहिए। जिस पार्टी की हुकूमत है, फर्ज कीजिए मैं यही बात खबर में ले आऊं कि 2 साल अभी आपके बाकी पड़े हैं, आप क्या करेंगे? मैं आपको यही तो बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर फर्ज कीजिए आपको आज टेलीफोन वसूल हो जाता है प्रेसिडेंट USA से, या आप टेलीफोन उठा लेता है, बात हो जाती है, आप कहाँ स्टैंड करेंगे? चाइना कहाँ स्टैंड करेगा? ये मैं आपसे इतराज़ कर रहा हूँ। ये नहीं कि डगमा सकती है हमारी गवर्नमेंट इस बात के ऊपर के, तो क्या आपको क्या लगता है अड्डे दे देंगे ये लोग, कह देंगे हाँ जी ठीक है आप ले लें अड्डे, और बस ख्याल कीजिएगा? किसी अक्लमंद आदमी ने सुना था कि ये मुशर्रफ दौर में एक एग्रीमेंट हुआ था स्टेट टू स्टेट। तो एग्रीमेंट पर्सनल्स नहीं होते, पर्सनैलिटी के साथ नहीं होते, ये हेड ऑफ स्टेट के साथ ज़ाहिर है गवर्नमेंट के साथ है। अगर गवर्नमेंट के साथ वो हुआ है एग्रीमेंट और वो वोक नहीं हुआ था क्या सर? वो तो बताए ना जी, एग्रीमेंट था क्या जो आप कह रहे हैं हुआ था? जो इन्होंने अपने वो बेसिस दिए थे, 3 बेसिस दिए थे। ठीक, मुझे तो कोई आप ही जैसे बड़े अक्लमंद लोग हैं, आप लोग तो वो क्या कहते हैं, बाल की खाल उतार देते हैं। नहीं, मैं समझा कोई और एग्रीमेंट आप कह रहे हैं। नहीं, मैं वही एग्रीमेंट की बात कर रहा हूँ जो शरफ ने किया जी। तो उसने तो जब आपने किया था, मैं वही तो मैं अगले दिन यही कह रहा था, कितनी खिफत की बात होगी कि अगर अमेरिका लाके आपके मुंह पे वो एग्रीमेंट सामने रख दे, तो आपके सामने क्या रह जाएगा आपके हाथ में? आप क्या? अच्छा चले सर, अब लोकल पॉलिटिक्स की तरफ दोबारा आते हैं ज़रा। मैं थोड़ी सी एक चीज़ जानना चाहता हूँ आपसे। पहले चौधरी मंजूर अहमद साहब हमारे साथ है पीपल्स पार्टी से, उनसे भी मैंने इस पे राय ली। ज़रा वो सीनियर आदमी है। एक तासुर ये पाया जाता है कि नून लीग अब ये चाहती है, डिटर्मिंड है कि हुकूमत को अब ना टाइम पूरा करने दिया जाए। जो रहते कूदते कोई 2 साल 1.5 साल रह गया, आखिरी तो 6 महीने में पॉलिटिकल कैंपेन शुरू हो जाती हैं। सो लेट देम एंजॉय। जो वादा वईद लोगों से किया गया था, जलसों जुलूसों में जो ख्वाब दिखाए गए थे पार्टी के लोगों को, और अदर देन पार्टी बहुत सारे लोग ज़रा आपको फॉलो करते हैं, वो बात कोई गोल शोल हो गई है। क्या कहेंगे आप इस बारे में सर? मैं गुजारिश करूँगा सर, अगर सियासी तौर पर आप पूछते हैं तो यस करना चाहिए, इसलिए कि अगर आप किसी तौर भी, जैसे पिछले दिनों में एक बड़ी अफवाह गर्म थी कि इमरान साहब जो है वो असेंबली को तोड़ देंगे और फिर वो पब्लिक के पास चले जाएंगे कि मुझे काम नहीं करने दिया, मुझे नहीं करना चाहता, मैं तो इस तरह की नहर लगा रहा था, उधर से मैं दूसरी नहर लेके आ रहा था, तो उन्होंने मुझे काम नहीं करने दिया, वरना अब तक वो सब कुछ आ जाता। ओके, कुछ लोग उसकी बात सुन लेते, कुछ लोग उसकी बात को सुनने के बाद चूंकि इतनी डटाई के साथ झूठ बोला जाता है कि यकीन कीजिए डॉक्टर साहब, मुझे तो अब अपने सच पे
झूठ का गुमान होने लग जाता है। इसलिए मैंने टॉक शोज में किसी के साथ बहस वैसे में आना छोड़ दिया, क्योंकि जहाँ पे इस किस्म के हालात पैदा हो जाएं क्योंकि आपकी सच को न माने तो मतलब आप क्या कर सकते हैं। मैं यकीन कीजिए आपके इस प्रोग्राम में इतना वक्त नहीं है, लेकिन मैं आपको एक एक चीज गिन के आपको बताऊं कि 3 साल जो हम एक लफ्ज सुनते रहे, चोर चोर डाकू, चोर डाकू, चोर डाकू, और आज देखें हाई कोर्ट ने 2 शख्सियात के मतलब जो अपना दिया है, जी खैर साहब के और एहसन इकबाल साहब के, इस बात हमको अगर पढ़ के देखिएगा, बिल्कुल जो ख्वाजा तख्ती के अंदर दिया वो पढ़ के देखिए। अच्छा, लोगों को ये कहते हैं, मैंने कल अभी देखा है कि FIA ने एक PTI के मेंबर पार्लियामेंट के छापा मार के उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। पता नहीं कब 2-4-10 दिन का वाकया ये था, 20 दिन का वाकया। जी। तो जब ये मामला हो कि चीनी आप डकैती कर रहे हैं, आटे का आप हाल बुरा कर रहे हैं, आप ऑयल प्राइसेस बढ़ाते जा रहे हैं, और डॉलर की अगर मैं इतना बड़ा अक्ल और दानिश तो रखता नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि आपने ऐसी डकैतियां की हैं जिस अल्लाह अमान। मतलब आप समझ लीजिए कि डॉलर चला गया 154 पे, बाहर से डॉलर आया, उसको इनकैश किया, उस डॉलर को आपने 164 पे इनकैश किया, उसके बाद डॉलर चला गया 154 पे, आपने डॉलर बाजार से खरीदा, और उसके बाद डॉलर फ्लू हो गया, अब फिर डॉलर जो 160 पे चला गया। अभी यही डॉलर 164 पे चला जाएगा। जब आपका इंपोर्ट बिल भी बढ़ेगा, जब आपका इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, डॉलर पे प्रेशर आएगा तो डॉलर बढ़ जाएगा। आप पता नहीं कौन सी अब देखिए, मैं आपको डॉक्टर साहब एक और आप मुझसे पूछते जाएंगे, मैं आपको बताता जाऊंगा कि भाई और भी ऐसी काफी चीजें जेहन से निकल जाती हैं। ठीक है, अब आप देखिए, आपने मैं ये नहीं कहता, खुदा न खास्ता मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूँ, पाकिस्तानी होंगे पाकिस्तानी होंगे तो उन्होंने अपनी शोरियत छोड़ दी ना पाकिस्तान की, और दूसरी शोरियत ले ली। अब ड्यूल नेशनलिटी को आप ये कह रहे हैं, ठीक है, आप जरा किसी दिन मेरी खातर अवाम के लिए जरा वो निकाल के देख लीजिएगा, फॉरेन एक्सचेंज जो आ रहा है वो मिडिल ईस्ट से ज्यादा आ रहा है या उन लोगों से ज्यादा आ रहा है जो यूरोप और अमेरिका में बैठे हैं। वो ये कहते हैं हमारा पहले से ज्यादा आ रहा है। चलें यूं नोट कर लें। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आप इसका ब्रेकअप देख लीजिए कि वो लोग जो धूप और गर्मी और रेत में अपनी जान की दौ में लगा के आपके लिए वहां से सरमाया इकट्ठा करते हैं। बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर सर हम इंशाल्लाह तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अभी वक्त की कमी का सामना है। मैं माजरत चाहूँगा आपसे, शेख रुहेल असगर साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया सर आपका। बहरहाल जी, मुल्क की सियासत एक तरफ, लेकिन आज ही के दिन में जो एक और अफसोसनाक खबर बन के सामने आई उन तमाम फॉलोअर्स के लिए, फ़ैन्स के लिए, मद्दाहों के लिए जिन्होंने एक लंबा अरसा दिलीप कुमार को फॉलो किया, उनकी फ़िल्मों को देखा, उनके काम को सराहा, उनकी खिदमात को सराहा, उनका ताल्लुक़ बग़ैर किसी बॉर्डर के, बग़ैर किसी सरहद के, वो चाहे पाकिस्तान हो या भारत हो, जहाँ पर भी मौजूद थे उनके फॉलोअर्स, उन्होंने इस पर यकीनन एक बहुत सदमे का, दुख का इज़हार किया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने भी इस हवाले से अपने ट्वीट के अंदर गम का इज़हार किया कि एक यकीनन अफसोसनाक ये वाक़या है, एक ऐसी शख्सियत का हमसे दूर हो जाना, ऐसी शख्सियत का हमसे चले जाना इस दुनिया से जिसकी खिदमात बहुत ज़्यादा हों। बहरहाल दिलीप कुमार, उनकी खिदमात, उनका किया हुआ काम और उनकी पर्सनैलिटीज़ के हवाले से बहुत सारे राइटअप्स, आर्टिकल्स मौजूद हैं जो वो खिदमात देते आए हैं इस इंडस्ट्री को, और यकीनन ये नई पौध के लिए, वो चाहे इस मुल्क की हो या वो भारत की, उसके लिए एक लेसन है, एक लर्निंग है। और उन पॉलिसी मेकर्स के लिए जो हमारी कल्चरल और हमारी फिल्म से जुड़ी बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जिसको मुरतब देते हैं, उनको मुरतब देते वक्त उनको बहुत सारे ऐसी चीज़ों को सामने रखना चाहिए कि अगर ये शख्स दिलीप कुमार जो बना है, यूसुफ नाम से जिसने सफ़र का आगाज़ किया और आज दिलीप कुमार के नाम से पूरी दुनिया उसको जान रही, जिसको स्टेट फ्यूनरल दिया गया है, उसने इस मंजिल को किस तरह हासिल किया और उसको उस मुल्क की हुकूमत ने, उस मुल्क के पॉलिसी मेकर्स ने किस तरह हेल्प आउट किया यहाँ पहुँचने तक। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।